चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में एक लड़की आराम से अपना हनीमून एंजॉय कर रही होती है और इस लड़की का नाम होता है आन्या। आन्या कहती है, तुमने ये जो जगह चुना है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मैं तो यहाँ पूरे दिन रह सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है हनी? ये है आन्या का हस्बैंड राज। कुछ दिन पहले ही इनकी शादी हुई है और इसका नेचर काफ़ी ज़्यादा ठरकी किस्म का इंसानी है। राज आन्या से कहता है, ऑफकोर्स मैंने इस आइलैंड को चुनने में पूरे 1 हफ्ते लगा दिए हैं हमारे हनीमून के लिए। इतने अच्छे काम के लिए मुझे एक बढ़िया सा इनाम तो चाहिए ही। तो आन्या भी कहती है, हाँ मैं तुम्हारी ही वाइफ हूँ। ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं और ये दोनों किस करने वाले होते हैं और आज मन में बोल रहा होता है, मन में सोच रहा होता है, सनशाइन, कोकोनट ट्रीज और आन्या, सब कुछ जैसे मैंने सोचा था हनीमून वैसा ही जा रहा है। भगवान ऐसी ज़िंदगी सबको दे। इन दोनों का किस हो चुका होता है, लेकिन तभी होता है बूम। आन्या एक आदमी में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है और ये आदमी आन्या के पापा हैं। हाँ मुझे पता तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तुम बस वीडियो आगे देखो। राज के तो पसीने निकलने लग जाते हैं और राज कहता है, अरे आप ठीक तो हैं? बस मुझे यही चीज़ पसंद नहीं है। राज को पहले से ही मालूम है कि उसकी जो वाइफ है अपने पापा में बदल जाती है, मतलब कि ये आदमी राज का फादर इन लॉ है। आन्या के फादर राज को अपनी ओर खींचते हैं और कहते हैं कि राज तुम एक बहुत ही बेकार किस्म के लड़के हो। जब भी तुम मेरी बेटी की ओर देखते हो तो काफ़ी मासूम चेहरा बना लेते हो, लेकिन तुम्हारे आंखों में हवस दिखता है। तुम बस मेरी बेटी के साथ रंगलियाँ मनाना चाहते हो ना। इसके बाद राज काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और उसको लगता है कि उसको अपना हनीमून अपने फादर इन लोगों के साथ ही मनाना पड़ेगा, जो सोचकर उसे काफ़ी ज़्यादा रोना आ जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर मुक्का मारने लग जाता है और कहता है कि क्यों, मुझे तो अपना हनीमून अपने वाइफ के साथ मनाना था। और वो पूछता है ऑथर से, इस कहानी का ऑथर से पूछता है कि आखिर मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब क्यों है। राज जोर जोर से चिल्लाया जा रहा होता है कि आखिर मैं अपना फादर इन लॉ के साथ क्या कर रहा हूँ। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और ये लगभग 5-6 महीने पहले की बात है। राज और आन्या की शादी हो रही होती है और राज कहता है कि हे बाबू, हम दोनों की शादी हो रही है। और पता नहीं क्यों ये लाइन आन्या भी रिपीट करती है, खूब यहाँ पर निम्बा निम्बी वाला नौटंकी चल रहा होता है। ये दोनों ही अपने शादी से काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे होते हैं और यहाँ जितने भी लोग शादी में आए हुए रहते हैं वो भी काफ़ी खुश लग रहे होते हैं। यहाँ पर 2 बूढ़े इंसान भी आए हुए रहते हैं और उसमें से ओल्ड लेडी से हमें पता चलता है कि आन्या बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट रही है और इसका पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छा है। जब ये ओल्ड लेडी 6 क्लास में पढ़ाया करती थी, उसी क्लास में आन्या भी थी और वो हर सब्जेक्ट में टॉप करती थी। लेकिन आन्या महीने में सिर्फ 6 दिन आया करती थी और बाकी दिन छुट्टी मारती थी। इसके बावजूद भी वो पूरे स्कूल में टॉप करती थी, जो कि हैरानी वाली बात है। पढ़ाई में इतना अच्छा होने के कारण उसे एक अच्छा सा कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया। ओल्ड मैन कहता है कि मैंने दुल्हन के बारे में सुना था कि ये एक सर्जन है और कुछ दिन पहले ही चीफ सर्जन में प्रमोट हो गई है। ये बस 26 साल की है। ये लड़की काफ़ी ज़्यादा यंग और वादे की पक्की भी है। ओल्ड लेडी कहती है, लेकिन दूल्हे का क्या सच में दूल्हा आने जितना ही स्मार्ट है? तभी यहाँ एक लड़की आती है और प्लेट से मिठाई उठाकर कहती है कि ये चरम सीमा है उसकी लाइफ का। वो अभी रो रहा है इसके बारे में सोच के। इन दोनों बुढ़े इंसानों को समझ में नहीं आया कि आखिर ये लड़की बोल के क्या गई है। यहाँ के कुछ गेस्ट को लग रहा होता है कि शायद ये दूल्हा की एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए अनसर कुछ भी बक रही है। यहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं और वो देखता है कि वाइट बादल काले बादल में बदल रहे होते हैं। वो अपने वाइफ को कहता है कि लगता है बारिश होने वाली है, लेकिन उसकी वाइफ बोलती है कि मैंने न्यूज़ चैनल में देखा था कि आज मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। सीन चेंज होता है राज की ओर और राज मन में एक चीज़ बोल रहा होता है कि फाइनली मेरी शादी होने वाली है। इसके बारे में हमें बताया जाता है कि राज एक डेंटिस्ट है और ये 26 साल का है। वहीं लड़कियां राज की खूबसूरती देखकर पागल हो रही होती हैं। आन्या के फादर इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं और उनका चेहरा देखकर पता चल रहा होता है। राज और आन्या एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं और राज फिर कहता है, आन्या कमाल की है, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, मैं बहुत लकी हूँ, थैंक यू भगवान। पंडित आन्या से पूछता है कि क्या तुम्हें यह शादी मंजूर है? आन्या कहती है, हाँ मुझे मंजूर है। आन्या को इतना एक्साइटेड देखकर आन्या के पापा खांसने लग जाते हैं और राज के आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। इससे पता चलता है कि वो कितना चाहती है राज को। आन्या फिर राज को कहती है, आखिर तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी से मुझे शादी कर लो। ये दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब चुके होते हैं, लेकिन आन्या के पापा दुखी हो चुके होते हैं। पंडित इन दोनों को कहता है कि अगर तुम दोनों का प्यार खत्म हो गया हो तो क्या हम शादी को आगे बढ़ाएं? लेकिन राज और आन्या इन दोनों का प्यार अभी भी ख़त्म नहीं होता है और आराम से ये दोनों किस कर रहे होते हैं। ये देखकर
सब लोग ताली बजाने लग जाते हैं और कुछ लोग मुबारक देने लग जाते हैं। और कुछ हरामी लोग तो यार राज को बोल रहे होते हैं कि तुम आन्या को जोर से किस करो। ये सब देखते हुए आन्या के पापा काफ़ी गुस्सा हो रहे होते हैं और मन में सोच रहे होते हैं कि आखिर ये हरामी बच्चा मेरे ही बेटी से शादी क्यों कर रहा है। तभी आसमान में पूरी तरह से काला बादल छा चुका होता है और इन काले बादलों से बिजली गिरता है इन तीनों के ऊपर, मतलब आन्या, आन्या के पापा और राज के ऊपर गिरता है। एकदम से यहाँ पर हड़कंप मच चुका होता है और राज आन्या के पैरों में गिर चुका होता है। तभी वो ऊपर देखता है कि आन्या अपने फादर में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है। ये चीज़ तो अभी फ़िलहाल राज को पता नहीं है, लेकिन हमें पता है। इसके बाद आन्या के फादर पूछते हैं मेरी बेटी कहाँ है। तभी चर्च का फादर कहता है कि बाइबल के अनुसार आप दोनों की शादी हो गई है। और ये दोनों सुनकर हैरान हो जाते हैं। इन्हीं बालों वाली लड़की पूछती है कि आखिर यहाँ हुआ क्या, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वहीं पर एक लड़का होता है और कहता है कि इस पंडित ने डिक्लेयर कर दिया कि ये दोनों अब शादीशुदा है। ये सुनकर जितने भी लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन इनमें से और भी कुछ लोग होते हैं जो कह रहे होते हैं लानत है इन पर, क्योंकि यार एक तरह से राज ने अपने ही फादर इन लॉ से शादी कर लिया है। वहीं फोटोग्राफर कहता है दुल्हा दुल्हन को स्माइल करने को कहता है। राज अब सोच में पड़ चुका होता है कि उसे क्या करना चाहिए। पास में ही वर्ल्ड कप रखा हुआ था तो राज वर्ल्ड कप उठाता है और अपने फादर इन लॉ में दे मारता है, सॉरी मतलब पहना देता है। और राज की आवाज़ सुनाई देती है हमें। तो इस तरह से फादर इन लॉ मेरी वाइफ बन गए। वहीं आन्या के पापा लोगों से पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम लोगों ने मेरी बेटी को कहाँ छुपाया है। आन्या के पापा को लगता है कि जितने भी यहाँ गेस्ट आए हुए हैं इन लोगों ने ही उसकी बेटी को छुपाया है। गुस्से में आकर वो तोहफा करने लग जाते हैं। इसके बाद राज 911 में कॉल करता है और वो उन लोगों को कहता है कि मेरी वाइफ गायब हो चुकी होती है, तो क्या आप उसे ढूंढने में मदद करोगे। लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता। वहीं आन्या के पापा राज पर ईंटा दे मारते हैं और कहते हैं कि आखिर तुमने मेरी बेटी को कहाँ छुपाया है। और वहीं गेस्ट लोग पूछ रहे होते कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। आन्या के पापा अब ईंटा डायरेक्ट जनता पर ही दे मारते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अफरा तफरी मच चुकी होती है और यहाँ जितने भी लोग होते हैं सब भाग जाते हैं। इसके बाद ये दोनों आराम से जगह बैठ चुके होते हैं और राज मन में सोच रहा होता है कि आखिर उसे अभी क्या करना चाहिए। क्या उसे आन्या को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो अपने पूरी ज़िंदगी फादर इन लॉ के साथ बिताना नहीं चाहेगा। तभी आन्या के पापा राज को आइडिया देते हैं कि हमें आन्या को ढूंढना चाहिए। ये दोनों ढूंढने के लिए निकलते तो हैं पर ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। और आन्या के पापा कहते हैं बेवकूफ़, तुम उधर जाओ मैं इधर जाता हूँ। राज सर में हाथ लगाता और कहता है कि अच्छा ठीक है सर। और तभी आ ऊ की आवाज़ आती है। बात यह है कि आन्या के पापा अपनी बेटी आन्या में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है और वो कहती है आखिर यहाँ अंधेरा क्यों है। राज को उसकी आवाज़ से पता चल जाता है कि ये आन्या है और वो कहता है आन्या को आखिर तुम अब तक कहाँ थी, पता है मैं तुम्हारे बारे में कितना चिंता कर रहा था। आन्या के सर में वर्ल्ड कप था जो कि बहुत ज़्यादा भारी था। वो इसे किसी तरह हटाती है और उसके आँखों में आंसू होता है। पर वो देखती है कि यहाँ जितने भी गेस्ट आए हुए रहते हैं सब गायब हो चुके होते हैं और उसके पापा भी गायब हैं। राज आन्या को देखकर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि पता है मैं तुम्हारे बारे में कितना चिंता कर रहा था। इसके बाद वो आन्या को गले लगाने के जाता है, लेकिन राज गलती से फिसल जाता है और उसका मुंडी आन्या के पेट में लग जाता है, जिसकी वजह से आन्या उल्टी कर देती है और वो रोल करते हुए थोड़ा दूर जाती है। तभी आन्या अपने पापा में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है और आन्या के पापा के मुंह से ब्लीडिंग हो जाता है। देखो मुझे सर्दी बुखार हो चुका है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए मेरा आवाज़ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था ना। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हमें राज की आवाज़ सुनाई देती है और वो कहता है कि चलिए तो चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है राज वर्मा, मैं एक साधारण सा डेंटिस्ट हूँ। ये मेरी वाइफ आन्या और मेरे फादर इन लॉ मुझसे बेहद प्यार करते हैं, बेहद नफ़रत करते हैं मुझसे। आन्या और मेरी शादी से मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनको लगता है कि मैं एक नंबर का ठरकी किस्म का इंसान हूँ। ये बाप बेटी अब सेम पर्सन बन चुके हैं। जब भी आन्या होती है तो आन्या के पापा गायब हो जाते हैं, जब आन्या के पापा होते हैं तो आन्या गायब हो जाती है। और ये चीज़ बार बार होता है, जिससे मैं परेशान हो चुका हूँ। इस वजह से
मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। इसके बाद वो रोने लग जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बस एक साधारण सा डेंटिस्ट हूँ। खैर, इसके बाद हमें शादी का बाद इन दोनों का फर्स्ट डे दिखाया जाता है। राज सुबह को उठता है और उसके बगल में ही आन्या सोई रहती है। वो भी उठती है और राज को गुड मॉर्निंग कहती है। राज भी कहता है गुड मॉर्निंग। जैसे ही राज आन्या के गाल को टच करता है, आन्या अपने फादर में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कि ट्रांसफॉर्म हो जाती है। राज ये देखकर डर जाता है और पीछे हट जाता है और आन्या के फादर एक मुक्का मारते हैं दीवार पर, मतलब राज के बगल में, और कहते हैं तुम आखिर मेरी बेटी के साथ क्या करना चाहते हो? आखिर तुम मेरी बेटी के साथ सुबह सुबह क्या कर रहे हो? तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? इनको लग रहा होता है कि राज उनकी बेटी के साथ कुछ गलत करना चाहता है। राज रोने लग जाता है और उनको शांत होने को कहता है और कहता है कि मैं और आन्या शादीशुदा कपल है, तो अगर वो मेरी बेड में सोएगी तो दिक्कत क्या है इसमें? लेकिन आन्या के पापा उससे पंच करते हैं और कहते हैं कि मैं इसके लिए अलाउ नहीं करूँगा। दूसरे दिन राज और आन्या कहीं जाने वाले होते हैं, लेकिन आन्या का लिपस्टिक मिल ही नहीं रहा होता है और प्रेशर पाउडर भी नहीं मिल रहा होता है। अब प्रेशर पाउडर किस मेकअप का नाम है मुझे नहीं पता यार। राज आन्या का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, तुम पहले से बहुत ज़्यादा सुंदर हो। अब यहाँ पर पता नहीं कैसे आन्या के फादर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और आन्या के पापा बोलते हैं कि आखिर तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? फिर क्या था, राज चिल्ला देता है। थर्ड दिन ये दोनों आराम से फुटबॉल मैच देख रहे होते हैं और आन्या कहती है कि प्लेयर नंबर 10 मेरा फेवरेट है, क्या वो आज गोल कर पाएगा? राज आन्या को चुप रहने को कहता है, तभी प्लेयर नंबर 10 गोल करता है। ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद राज आन्या को गले लगा लेता है, जिसकी वजह से आन्या वापस से कन्वर्ट हो जाती है अपने फादर में। आन्या के पापा राज को उठाकर पटक देते हैं और कहते हैं तुम मेरी बेटी को जंक फूड क्यों खिला रहे हो? पता भी है कितना अनहेल्दी होता है। और अभी सुबह के 2:30 बज रहे हैं। ये तो बिल्कुल सुसाइड के बराबर है। क्या तुम मेरी बेटी को मारना चाहते हो? राज के तो आंसू ही नहीं रुक रहे होते हैं और वो कहता है आन्या प्लीज़ तुम वापस आ जाओ। कुछ दिन बाद राज को पता चलता है कि जब भी वो आन्या को टच करता है तो आन्या अपने पापा में बदल जाती है, क्योंकि आन्या के फादर को पसंद नहीं है कि राज उसको बार बार टच करे। 4-5 दिन तो ऐसा चलता है, लेकिन एक दिन राज आराम से कोक पी रहा होता है और आन्या अपने पापा में कन्वर्ट हो चुकी होती है, जिसकी वजह से राज सोचता है कि आखिर उसे ऐसे समय में क्या करना चाहिए। राज आन्या के पापा के बगल में बैठ जाता है और कहता है पापा क्या आप अजीब महसूस नहीं करते हैं जब आप ट्रांसफॉर्म होते हो? तो आन्या के पापा बोलते हैं मुझे बाप मत बुलाओ। फिर राज पापा से बोलते हैं यार आप मुझे इग्नोर मत करो, आप कोक पीजिए और आराम से बात करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे कोक पसंद नहीं है, मुझे हाथ से बना हुआ कॉफ़ी पसंद है। राज मज़े से कॉफ़ी बनाने लग जाता है और कहता है क्या अब हम दोनों बात कर सकते हैं? अपीयर होने से पहले उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और ये गुस्सा राज की वजह से आता है, क्योंकि राज आन्या को बार बार छूता रहता है। आन्या के पापा राज को दोष देते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर तुम आन्या से शादी नहीं करते तो ये सब होता ही नहीं, तुमने आन्या की लाइफ बर्बाद कर दी। राज उनकी बातों का बुरा नहीं मानता और टॉपिक चेंज करते हुए कहता है जब आन्या वापस आती है तो किसी भी तरह का साइन नहीं दिखता, बड़ा ही अजीब बात है। तभी राज कोक पाउडर कप में डालता है, वो भी बहुत ज़्यादा, और पाउडर की कुछ प्रॉपर्टीज़ आन्या के पापा तक पहुंच चुके होते हैं, जिससे आन्या के फादर को छींक आ जाती है और तभी आन्या अपीयर हो जाती है और उसके जो पापा है वो गायब हो जाते हैं। देखो राज को भी समझ में आ गया है और तुमको भी समझ में आ गया है। जैसे ही राज टच करता है आन्या को तो कन्वर्ट हो जाते हैं अपने फादर में, और आन्या के फादर जैसे ही उनको छींक आ जाती है तो वो आन्या में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। राज आन्या को देखकर खुश हो जाता है और आन्या कहती है कि सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और आखिर में कितना टाइम तक गायब रही थी। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और आन्या के पापा नहा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि यहाँ जो शैम्पू रखा हुआ है वो एक रोज़ शैम्पू है, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा एलर्जी होती है, और उसे समझ में आ जाता है कि ये जानबूझकर राज ने रखा है ताकि उनको छींक आ जाए और वो आन्या में बदल जाए, और होता भी वैसा ही है। वहीं राज आराम से जूस पी रहा होता है, तभी उसे चिल्लाने की आवाज़ आता है। वो दौड़ के बाथरूम जाता है तो वो देखता है कि आन्या के पापा आन्या में कन्वर्ट हो चुकी है। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं इसके बाद, और पता नहीं क्यों
ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। अब जैसे ही ये दोनों एक दूसरे को टच करने वाले होते हैं, इन दोनों को याद आता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते वरना पापा आ जाएंगे। आन्या दीवार में मुक्का मारती है और लिटरली दीवार क्रैक हो जाता है और कहती है हमारा पूरा शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो गया, क्या हम हनीमून ट्रिप भी नहीं आ सकते हैं? लेकिन राज रोते हुए डिसाइड करता है कि वो दोनों हनीमून जाकर ही रहेंगे। कल का दिन ये दोनों निकल जाते हैं हनीमून के लिए, लेकिन अभी आन्या के पापा अपीयर हुए हैं। राज को सामान धोने में काफ़ी दिक्कत हो रही होती है और इसमें से आधे से ज़्यादा सामान तो आन्या के पापा के हैं और आन्या के पापा आराम से चिल कर रहे होते हैं। इसके बाद सीन होता है एक शिप में, और इसी शिप में आन्या और राज अपना हनीमून मना रहे होते हैं। ये दोनों कोकोनट जूस पी रहे होते हैं और राज के लिए ये मोमेंट तो बहुत अच्छा होता है वैसे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेयर है ना। आन्या कहती है मेरे फादर ने तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया ना। राज कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरा टेस्ट ले रहे हैं। इसके बाद इन दोनों को भूख लग जाता है और राज कुछ स्नैक्स लेने के लिए यहाँ से चल जाता है। जब वो वापस आता है तो आन्या यहाँ पर नहीं होती है। राज के पीछे एक आदमी होता है और वो कहता है कि पानी में कोई कूद गया है। ये सुनकर राज बिना सोचे समझे पानी में कूद जाता है, लेकिन राज को तो तैरना आता ही नहीं है। कुछ देर बाद वहाँ पर आन्या आती है तो वो देखती है कि राज अभी तक नहीं आया। उसके पीछे वही आदमी होता है जिसने कहा था कि कोई पानी में कूद गया है। वो आदमी बोलता है। आन्या उस आदमी से पूछती है तो वो आदमी कहता है कि वो तो पानी में कूद गया। आन्या ये सुनकर पैनिक कर जाती है, पर यह आदमी कहता है कि वो बस तैरने गया है। लेकिन आन्या बोलती है कि उसे तो तैरना आता ही नहीं है। इस आदमी के और दो ट्विन ब्रदर आते हैं और मुजरा करने लग जाते हैं, मतलब फुल नौटंकी सीन यहाँ चल रहा होता है। आन्या पानी में कूद जाती है और राज पानी में बेहोश हो चुका होता है। आन्या उसे पकड़ती है और किस कर देती है, जिसकी वजह से आन्या गायब हो जाती है। उसके पापा आ जाते हैं। इसके बाद ये दोनों ऊपर आते हैं। राज फादर इन लॉ के साथ बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फादर इन लॉ उसे दूर भगा रहे होते हैं। आन्या के फादर को छींक आ जाती है और आन्या वापस आ जाती है। आन्या पूछती है कि तुम पानी में क्यों कूदे? राज उसको चिंता ना करने को कहता है और इसी के साथ चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में आन्या के पापा आराम से बैठे हुए रहते हैं और राज पूरी कोशिश कर रहा है कि आन्या के पापा छींक दे। और हाँ, आन्या के पापा का नाम रोहन है। आन्या के पापा मतलब मिस्टर रोहन अपने मुंह में हाथ रख देते हैं, क्योंकि मिस्टर राज एलर्जी रोज लेकर रोहन के नाक में डालने की कोशिश कर रहा है ताकि इनको छींक आ जाए ना। ये देखकर राज उनसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि आप छींक दो प्लीज़। मिस्टर रोहन कहते हैं मैं अपने पूरी ज़िंदगी भर तुम्हें अपने बेटी से दूर रखूँगा। लेकिन राज पूरा जोर लगा देता है कि मिस्टर रोहन को छींक आ जाए, और किसी तरह उनको छींक आ भी जाता है और आन्या वापस आ जाती है, जिससे राज खुश हो जाता है। इसके बाद ये दोनों आराम से चिप्स खा रहे होते हैं और राज एक्सप्लेन कर रहा होता है कि अगर हमें हमेशा साथ रहना है तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। रूल नंबर 1, हमें एक दूसरे को टच नहीं करना है। रूल नंबर 2, हमारा वातावरण को ऐसा रखना है कि हमें छींक आ जाए। ये सारी बातें राज अपने ड्राइंग स्किल के द्वारा दिखा रहा होता है और आन्या उसका ड्राइंग स्किल्स देखकर उसका तारीफ़ करने लग जाती है। हालांकि राज का ड्राइंग स्किल्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इन दोनों ने डिसाइड कर लिया होता है कि वो किसी भी तरह एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, लेकिन गलती से राज आन्या के ऊपर गिर जाता है और टच में आने के कारण मिस्टर रोहन आ चुके होते हैं और मिसेस आन्या गायब हो चुकी होती है। इसके बाद मिस्टर रोहन राज की आंखें फोड़ दिया होता है और वार्निंग देता है कि अगर उसने अगली बार से उसकी बेटी के साथ कुछ ऐसी वैसी करने की कोशिश की तो उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा। राज हाँ में जवाब देता है। अब रात हो जाती है और वो रात को गुलाब के फूल ऑर्डर करता है और भी काफ़ी ज़्यादा एलर्जिक होता है। इबिल स्माइल के साथ नेक्स्ट दिन वो उठता है और अपने फूलों को पानी दे रहा होता है। तभी वहाँ पर मिस्टर रोहन आ जाते हैं और उन्होंने अपना नाक पर कुछ घुसा रखा होता है और आज का सारा प्लान धरा का धरा रह जाता है। हमें फिर से नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर रोहन आराम से सो रहे होते हैं, लेकिन राज के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो एक बास्केट में बर्ड्स के पंख लेकर उड़ाने लग जाता है ताकि मिस्टर रोहन को छींक आ जाए और राज उनको उठने को कहता है, लेकिन मिस्टर रोहन ने यहाँ मास्क पहन कर रखा हुआ था, वो भी वैम्पायर का। ये देखकर राज थोड़ा डर जाता है और चिल्लाने लग जाता है। मिस्टर रोहन अपना मास्क उतारते हैं और कहते हैं कि ये मैं हूँ इडियट, तुम्हारे वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ।
हनीमून बिताते बिताते यहाँ 9 दिन हो चुके हैं और राज पूरी कोशिश करता है कि मिस्टर रोहन को छींक आ जाए, लेकिन मिस्टर रोहन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो राज बहुत बुरी मार खाता है उनसे। लेकिन वो हार नहीं मानता और उसके पास एक आइडिया होता है और हनीमून यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब ये दोनों एयरपोर्ट में होते हैं, लेकिन राज एक कमरे में कपड़े में कुछ लगा रहा होता है। ऑफकोर्स कि वो एलर्जी की रोज ही लगाएगा। और वहीं रोहन आराम से खड़े होकर अपना वॉच देख रहा होता है और कुछ लड़कियों का नज़र मिस्टर रोहन पर आ जाता है। ये लड़कियां मिस्टर रोहन को देखकर बोल रहे होते हैं ये आदमी तो बहुत ही ज़्यादा क्लासी है, और कुछ लड़कियां तो मिस्टर रोहन को पटाने की भी सोच रहे होते हैं। पर उनमें से कुछ लड़कियां बोलती है कि ये इंसान शादीशुदा है और ये लगता है ये अपनी वाइफ का इंतज़ार कर रहा है। अब ये दोनों प्लेन में बैठ जाते हैं और मिस्टर रोहन तो आराम से अखबार पढ़ रहे होते हैं, लेकिन राज काफ़ी डिसअपॉइंटेड चेहरा बना लिया होता है क्योंकि मिस्टर रोहन ने यहाँ पर मास्क पहना है, वो भी बहुत ख़तरनाक वाला। तभी यहाँ पर एयर होस्टेस आती है तो उसे काफ़ी घुटन सा महसूस होता है क्योंकि राज के कपड़ों में कुछ ज़्यादा ही उसने अपने कपड़ों में स्प्रे मार दिया है। वहीं एयर होस्टेस मिस्टर रोहन को मास्क निकालने को कहती है क्योंकि इस तरह का स्ट्रेंज चीज़ एयरप्लेन में अलाउड नहीं है। इसके बाद मिस्टर रोहन बाथरूम जाने को और राज भी उनके साथ जाने लग जाता है। हालांकि बाथरूम में जाने के बावजूद भी काम बना नहीं राज का। अब ये दोनों काफ़ी देर तक बैठे हुए रहते हैं। राज ने तो कोशिश करना ही छोड़ दिया। अब मिस्टर रोहन को प्यास लग रहा होता है। अगर ये जूस उनको पीना है तो मास्क तो उतारना ही पड़ेगा, लेकिन वो किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और वहीं एयर होस्टेस एक पायलट को लेकर आ रही होती है क्योंकि मिस्टर रोहन अपना मास्क नहीं उतार रहा है। लेकिन जब ये दोनों यहाँ आते हैं तो यहाँ आन्या होती है और पायलट कहता है आखिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। आन्या को बुरा लग रहा होता है कि हनीमून बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। आन्या को लगता है कि राज उससे काफ़ी तंग आ चुका होगा, इसलिए आन्या डिवोर्स लेने को कहती है। लेकिन राज कहता है वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, भले ही वो हमेशा के लिए अपने फादर में ही ट्रांसफॉर्म होना क्यों ना हो जाए। वो उसे हमेशा पकड़ा रहेगा, बिल्कुल इस पीक की तरह। देखो ये पीक का मीट है जो चाइना में लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, हालांकि इंडिया में भी खाते हैं। आन्या खुश हो जाती है और उसे लगता है कि उसका हस्बैंड लॉयल है। ये दोनों खुशी से घर पहुंच चुके होते हैं और हमें अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। राज ने आन्या को हक कर लेता है जिसकी वजह से आन्या गायब हो जाती है और उसके पापा आ जाते हैं, और ये चीज़ इन दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। ये दोनों जल्दी से एक दूसरे से दूर होते हैं और चैप्टर इसी के साथ एंड हो जाता है। चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में मिस्टर रोहन सुबह को ब्रश करने के लिए उठते हैं, लेकिन इस घर का डेकोरेशन उनको पसंद नहीं आ रहा होता। ऐसा इसलिए क्योंकि मिस्टर रोहन एक बिलियनियर है, उनका लाइफस्टाइल एकदम मस्त लग्जरी है। यहाँ पर बेडरूम बहुत छोटा है उनके लिए। रोहन सर कहते हैं मेरा किचन राज के बाथरूम से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। उनको ये बाथरूम बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा होता क्योंकि उनको चाहिए लग्जरी बाथरूम, लग्जरी ऑयल, लग्जरी सॉप मतलब लग्जरी साबुन, और उनको फ्रेंच विंडो चाहिए जिसमें से एक बढ़िया व्यू दिखता है। और वो सोचते हैं कि आखिर उसकी बेटी इतनी बुरी ज़िंदगी क्यों जी रही है। तभी मिस्टर रोहन का नज़र कोलगेट पर जाता है। वो देखता है कि उसने कोलगेट सही मात्रा में निकाला है, ना तो कम ना तो ज़्यादा। इसका एंगल, इसका लेंथ, इसका रेडियन बिल्कुल परफेक्ट है। और वो कहते हैं लगता है आज मेरा दिन परफेक्ट है। हाँ मुझे पता है तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये क्या बोल रहा है। नहीं मतलब चाहे वो कोलगेट को परफेक्ट कम निकाले ज़्यादा निकाले क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो फ़र्क पड़ता है। बात ये है कि जितने में अमीर लोग हैं उनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, हर चीज़, तो तुम उनके बात नहीं समझ पाओगे। इसके बाद राज यहाँ आता है और अपने पेन के अंदर हाथ डालकर गुड मॉर्निंग कहता है और मिस्टर रोहन को कंधे में वो टच कर देता है जिससे उनका जो कोलगेट है वो नीचे गिर जाता है। वहीं राज ब्रश लेता है और कोलगेट डालता है और वो भी जैसा मन तैसा। ये चीज़ देखकर मिस्टर रोहन को थोड़ा अजीब लगता है। वैसे मैं भी कोलगेट ऐसा ही निकालता हूँ, जैसा मन तैसा। राज यहाँ पर ब्रश कर रहा होता है और टॉयलेट भी कर रहा होता है। हालांकि ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन मिस्टर रोहन को थोड़ा अजीब लगता है। और राज समझा रहा होता है कि अगर आप ब्रश ऊपर नीचे करोगे तो आपका दांत हमेशा साफ रहेगा, क्योंकि राज एक डेंटिस्ट है ना। राज का पेन थोड़ा नीचे होता है जिसकी वजह से उसका जो पिछवाड़ा हो दिख रहा होता है। ये देखकर मिस्टर रोहन गुस्से से बाहर निकलते हैं, पर दिमाग पर सोच रहे होते हैं राज कुछ ज़्यादा ही हॉट लग रहा है। शर्म के मारे उनका मुंह लाल हो चुका होता है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा यार, उसके पिछवाड़े में आखिर ऐसा क्या था। लेकिन रोहन सर ऐसा दिखाते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है
और राज को लगता है कि अब उसने क्या कर दिया। इसके बाद हमें ब्रेकफास्ट टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर राज डीप फ्राइड डब स्टिक्स खा रहा होता है और वो मिस्टर रोहन को भी चखने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। और इस मिठाई को खरीदने के लिए राज सुबह के 5 बजे दुकान गया था। तभी मिस्टर रोहन का कॉल आता है और वो कहता है, हमने जो लास्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट करा था उनसे कहो कि उसमें 200 मिलियन ऐड कर दें, और हाँ, उनसे कहना कि हमसे दोबारा कोऑपरेट नहीं करेंगे। 200 मिलियन सुनकर राज शॉक्ड हो जाता है और राज एक खाने के लिए देता है मिस्टर सोहन को। लेकिन मिस्टर सोहन कहते हैं, क्या तुम मरना चाहते हो और तुम थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखो। और रोहन थोड़ा शर्मा जाता है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही पास आ चुका है राज के, मतलब राज कुछ ज़्यादा ही करीब आ चुका है मिस्टर रोहन के। राज उनसे माफ़ी मांगने लग जाता है और पूछता है कि आपको कितना डिस्टेंस चाहिए, आपको इतना चाहिए, ये 5 मीटर, इतना। राज की इन हरकतों को देखकर रोहन सर को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है और कहता है कि ये एक नालायक है। और इसके बाद मिस्टर रोहन कमरे में जाते हैं और सामान पैक करने लग जाते हैं घर जाने के लिए। ये देखकर राज शॉक्ड हो जाता है और उनको ना जाने को कहता है और कहता है कि अगर आप यहाँ से चले गए, मान लो कि आप आन्या में कन्वर्ट हो गए, तो आप वापस कैसे आओगे। असल में रोहन ने एक साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में डील करा है और वो इस चीज़ को राज के बिना ही सॉल्व कर सकता है। और रोहन कहता है कि राज का घर बहुत छोटा है मेरी बेटी के लिए, उसे ये चीज़ पसंद नहीं होगा। लेकिन राज रोहन को समझाता है कि आने को ये छोटा घर बहुत पसंद है, उसे बड़े घर पसंद नहीं है। पर मिस्टर रोहन कुछ नहीं सुनता। राज मिस्टर सोहन के कपड़े खींचने लग जाता है और रोहन भी वही कपड़ा खींचने लग जाता है। इन दोनों के हाथों से कपड़े छूट जाता है और कपड़ा हवा में उड़ जाता है थोड़ी देर के लिए, और वही पेंट राज के चेहरे में गिर जाता है। वो इसे हटाता है तो वो देखता है कि रोहन गुड बाय कहकर जा रहा होता है। लेकिन राज उनकी टांगें पकड़ लेता है और उनको कहता है कि आन्या को महल में रहना पसंद नहीं है। और मिस्टर रोहन कहते हैं, आखिर तुम मेरी बेटी के बारे में जानते ही क्या हो। रोहन को लगता है कि आन्या बड़े महल में रहना पसंद करती है, राज का घर तो बहुत छोटा है उसके लिए। लेकिन मिस्टर राज उनको समझाता है कि बड़े महल आन्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आन्या को बाथरूम में जाना होता है तो 100 मीटर चलना पड़ता है और इतने बड़े घर में अकेले रहना बहुत मुश्किल है। वो अपनी मर्जी से स्नैक्स भी नहीं खा सकती, किसी से बात भी नहीं कर सकती। मन में सोचता है कि आज तक तो मुझे आन्या ने कभी बताया नहीं कि उसे इतना दिक्कत होता है। अब देखो यार, रोहन का चेहरा ही कुछ ऐसा है कि कोई भी बताएगा ही नहीं। और हाँ, अभी आन्या का जॉब का टाइम हो चुका है और आज उसका सर्जरी भी है हॉस्पिटल में, और उसे आज कहीं लोगों की जान भी बचाना है, ऐसा राज कहता है। राज कहता है कि जल्दी कीजिए वरना बहुत लेट हो जाएगा। मिस्टर रोहन हालत देखते हुए रोहन मान जाते हैं और वो राज का कॉलर पकड़कर ले जाने लग जाते हैं। अब यहाँ से सीन स्टार्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर हम देखते हैं कि आन्या को राज को कहती है कि हम दोपहर को मिलेंगे। राज को खुशी होता है कि वो आन्या में कन्वर्ट हो चुकी है, अब उसे वो दोबारा मिल सकता है। राज भी एक डेंटिस्ट है, वो भी इसी हॉस्पिटल में काम करता है। हम देखते हैं एक फीमेल डेंटिस्ट को, वो अपने कस्टमर को कहती है कि अगले बार से अपना दांत अच्छे से साफ करियो। अब वो रूम में घुसती है तो वो देखती है कि राज आराम से बैठा हुआ है और फीमेल डेंटिस्ट राज को सर में एक पंच मारती है गुस्से में, और वो कहती है, क्या तुमने अपना सारा काम ख़त्म कर दिया। राज कहता है, मैं बैठा हुआ हूँ क्योंकि मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर दिया। फीमेल डेंटिस्ट राज को बेवकूफ़ बोलती है और कहती है कि तुम्हें अच्छे से डेंटिस्ट से काम नहीं आता। अगर तुम्हारा शादी हो गया इसका मतलब ये नहीं कि तुम काम में ढीला हो जाओ। फीमेल डेंटिस्ट भी शादीशुदा औरत है और वो राज को सलाह देती है कि कभी भी अपने फादर इन लॉ से नफरत मत करना। लेकिन यह तो नफरत नहीं करता, लेकिन यार राज को पता है कि उसके फादर इन लॉ उससे कितना ज़्यादा नफरत करते हैं। और राज बताता है हम ऑडियंस को, ये जो तुम्हें बेड दिख रहा है ना, सब कुछ यहीं से स्टार्ट हुआ था। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कुछ महीनों पहले का। राज ग्लव्स पहन रहा होता है और आज वो ऑपरेशन करने वाला होता है, वो भी अकेले, और ये उसका फर्स्ट टाइम है। और राज कहता है, आज तो मैं अपने सीनियर को इम्प्रेस करके ही रहूँगा। तभी यहाँ एक पेशेंट आता है और ये और कोई नहीं बल्कि मिस्टर रोहन है। मिस्टर रोहन के दांतों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। राज उनको बेड में लेटाता है और कहता है कि आपको ज़्यादा दर्द नहीं होगा। इसके बाद राज उनका दांत निकाल लेता है और काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम है। और हाँ, राज को दांत को छुप के जमा करने का आदत है, सबका अपना शौक है यार। मिस्टर रोहन राज को थैंक यू कहता है
और राज उनको मना करता है स्पाइसी फूड और कोल्ड फूड ना खाने को। लेकिन मिस्टर रोहन काफ़ी एटीट्यूड दिखा रहे होते हैं क्योंकि उनका फेस ही ऐसा है। लेकिन राज को लगता है कि आखिर इन्होंने इतना डरावना फेस क्यों बनाया है, और राज स्माइल कर रहा होता है। तो मिस्टर रोहन को लगता है कि यह लड़का मुझे काफ़ी ठरकी लग रहा है और उसका स्माइल भी बहुत डिस्गस्टिंग है। तभी राज बोलता है, अरे आपका दांत तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और वाइट लग रहा है। मिस्टर रोहन सर की तो बोलती बंद हो जाती है क्योंकि उनको एहसास हो चुका होता है कि इस डेंटिस्ट ने गलत दांत निकाल लिया है। लेकिन राज अभी भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स लग रहा होता है और मिस्टर रोहन के मुंह पर झांक रहा होता है। राज को एहसास नहीं है कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है। इसके बाद राज को एक कंप्लेंट लेटर आता है और ये 32वां कंप्लेंट लेटर है। और इस बार ये लेटर मिस्टर रोहन ने भेजा है और कहा है कि जो राज डेंटिस्ट है उसको जल्दी से बाहर निकालो, फायर करो उसको, ये बेकार डेंटिस्ट है, नालायक है। और इसी के साथ ये फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। राज कहता है कि सब लोग मुझे नफरत करते हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता। तभी उसके सीनियर उसे याद दिलाती है कि कल डिपार्टमेंट में एग्जाम होने वाला है, और ये सुनकर राज बौखला जाता है और इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। अब मुझे कोई आइडिया नहीं है यार कि डेंटिस्ट लोगों का भी एग्जाम होता है क्या? जॉब तो मिल चुका है ना, अब एग्जाम किस बात का है मुझे नहीं पता। तो चैप्टर 5 की स्टार्टिंग में राज घर आकर चिल्ला के पढ़ने लग जाता है क्योंकि कल उसका एग्ज़ाम होने वाला है। राज यहाँ काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है तो मिस्टर सोहन उसको थोड़ा कम चिल्लाने को कहते हैं और हम इसके बाद सुबह के 4 बजे दिखाया जाता है। रोहन सो चुका होता है। मिस्टर रोहन आते हैं और कहते हैं, इसका विल पावर तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, भला ये मेरी बेटी को खुश कैसा रखेगा। रोहन राज की कॉपी देख रहा होता है, लेकिन तभी राज मिस्टर सोहन का हाथ पकड़ लेता है। मिस्टर सोहन को मन करता है कि वो राज को जान से मार दे, लेकिन तभी राज नींद में बोलता है कि अगर आपको दांत के कीड़े चेक करवाना है तो पहले एनेस्थेसिया ले ले, एनेस्थेटिक ले ले, मतलब कि एनेस्थेटिक मतलब एक ऐसा सुइया होता है जिसमें लोगों को दर्द नहीं होता, मैं आपका सारा दर्द बाहर निकाल दूंगा। ये सुनकर रोहन शांत हो जाता है और राज को बेड पर सुला देता है। अगले दिन राज और आन्या बाइक से जा रहे होते हैं और आन्या थोड़ा सा हैरान है क्योंकि राज काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स लग रहा है। एग्ज़ाम सेंटर ना जाकर राज मॉल जाने का डिसाइड करता है क्योंकि मॉल में काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि रोते रहते हैं और वो उनके लिए एक बढ़िया सा टॉय खरीदेगा। पता नहीं क्यों यार, एग्ज़ाम सेंटर जाकर इसको यहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहिए तो ये बंदा तो कुछ और ही कर रहा है। आन्या उससे कहती है कि क्या हो अगर तुमने अपना एग्ज़ाम मिस कर दिया तो, लेकिन राज उसकी बातों में ध्यान नहीं देता। आन्या उसका कमर पकड़ लेती है टाइट से क्योंकि अब राज बहुत तेज़ी से बाइक चलाने वाला है। अब जैसे कि तुम्हें पता है कि ये दोनों टच में आते हैं तो आन्या के फादर आ जाते हैं। ये दोनों अब मॉल पर पहुंच चुके होते हैं और रोहन वोमिटिंग कर रहा होता है क्योंकि राज कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। मॉल पर काफ़ी ज़्यादा हल्ला हो रहा था और ये हल्ला गुल्ला मिस्टर रोहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता। ये दोनों अब लिफ्ट में होते हैं और यहाँ इतना ज़्यादा भीड़ है कि ये दोनों एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही करीब आ जाते हैं और ये सीन कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो जाता है इन दोनों के लिए। ये दोनों अब 7th फ्लोर में पहुंच चुके होते हैं और मिस्टर रोहन को यहाँ का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा और उनका फेस पूरी तरह से एंग्री हो चुका होता है। इसके बाद मिस्टर रोहन बाथरूम चले जाते हैं और राज कहता है कि मैं आपका टॉय शॉप में इंतज़ार करूँगा। कुछ देर बाद आन्या के पापा बाथरूम से बाहर तो निकलते हैं और टॉय शॉप ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उनको वो मिलता नहीं है। मिस्टर रोहन सोचते हैं अगर यह बात राज को पता चल गया कि मैं टॉय शॉप नहीं ढूंढ पाया तो मुझ पर हंसेगा। जब मैं उससे मिलूँगा तो मैं बताऊँगा कि मैं थोड़ा लड़कियों को देखने के चक्कर में भूल गया था। वहीं राज टॉय शॉप में होता है लेकिन वो परेशान है क्योंकि मिस्टर रोहन उनको मिल ही नहीं रहा है। तभी वो एक लड़की के ऊपर गिर जाता है और यार तुम आगे का सीन खुद देख लो यार, मैं क्या ही बोलूँ। मतलब पहले मुझे लगा कि ये कोई लड़की है पर ये कोई लड़की नहीं है, ये असल में एक डॉल है और उसका जो कपड़ा है राज के बटन में फंस गया है और राज उसे फाड़ने की कोशिश तो करता है लेकिन राज उसे फाड़ नहीं पाता और ये सीन कुछ ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल हो जाता है राज के लिए। बड़ा ही खतरनाक सीन है भाई। तभी इसका नज़र मिस्टर रोहन पर जाता है और वो डॉल को उठा लेता है और मिस्टर रोहन को आवाज़ लगाने लग जाता है। राज के बगल में एक आदमी होता है और वो राज को घूरे जा रहा होता है। तभी राज डॉल पकड़कर दौड़ देता है। मिस्टर रोहन राज को अपनी ओर आकर आता देखकर राज को एक पंच मारते हैं और उसको उड़ा देते हैं। हम एक स्टेज शो को देखते हैं और इस शो में राजू किसको आने वाले होते हैं और ये एक प्रोफेसर है, लेकिन अभी तक ये आई नहीं है। तो जो बैक स्टेज वर्कर्स है वो राजू किसको को ढूंढने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर राज उड़ के आता है
इन लोगों को लगता है कि यही राजू किस्कू है, तो वो राज को पकड़कर स्टेज में फेंक देते हैं। अब राज स्टेज में आ तो चुका है, लेकिन उसे पता नहीं है उसे यहाँ क्या करना है। तभी यहाँ पर राजू किस्कू आ जाता है और वो राज को थैंक्स बोलता है, क्योंकि राज ने अब तक सब कुछ संभाल लिया था। राज को लगता है कि राजू किस्कू उसका सेवियर है, उससे बचा लिया। अगर वो नहीं आता तो उसके यहाँ वाट लग जाती। इस कैरेक्टर को देखकर तो मुझे यही लग रहा है कि ये कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और इन फ्यूचर ये राज का राइवल बनेगा। तो इसी के साथ चैप्टर हम ख़त्म करते हैं यहीं पर।